वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में मैनर एंड टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड को डिस्कस करेंगे, जो कि बेसिकली एक तो इसमें सेक्शन 242 है कंपनीज एक्ट 2017 का, और जो रेलिवेंट रेगुलेशंस हैं कंपनीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड रेगुलेशन एंड 2017 के ही, उनको भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो प्रिसाइजली हम 3 पॉइंट्स पर बात करेंगे कि सिर्फ डिविडेंड जो है रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को पे होना चाहिए, फिर कैश डिविडेंड का जो मैनर ऑफ पेमेंट है वो क्या होगा, और टाइम लिमिट फॉर पेमेंट जो है वो क्या होगी। बेसिकली रेगुलेशंस के अंदर जो है वो टाइम लिमिट फॉर पेमेंट डिफाइन की गई है, और नॉन लिस्टेड कंपनीज के लिए जो उसका मैनर है वो भी बताया गया है, क्योंकि जो लिस्टेड कंपनीज के लिए मैनर है वो तो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 242 के अंदर ही मेंशन है। तो इसमें हम सेक्शन 242 ऑफ कंपनीज एक्ट और रेगुलेशन 2 जो डेफिनेशन हैं, दो डेफिनेशन 6 और 8, और रेगुलेशन 3 पूरा, और रेगुलेशन 4 के सब सेक्शन 1 एंड 2 को कवर कर रहे होंगे फ्रॉम कंपनीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड रेगुलेशन 2017। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि टू बी पेड ओनली टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, यानी कोई भी डिविडेंड जो एक कंपनी डिक्लेयर करती है वो पे होना चाहिए रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को, या उनके ऑर्डर के मुताबिक। यानी जैसे वो कहते हैं कि किसी और जगह पेमेंट करनी है तो उनके ऑर्डर के मुताबिक या तो उन्हीं को पेमेंट हो या उनके ऑर्डर के मुताबिक पेमेंट हो, ऐसे पीरियड में हो और उस मैनर में हो जिसमें स्पेसिफाई किया जाए। स्पेसिफाइड का क्या मतलब होता है कि कमीशन इस सिलसिले में रेगुलेशन बनाएगा, और कमीशन ने इस सिलसिले में ऑलरेडी रेगुलेशन बनाए हुए हैं, जिनका टाइटल है कंपनीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड रेगुलेशन 2017। तो अब हम मैनर ऑफ पेमेंट को डिस्कस करते हैं। कैश डिविडेंड का मैनर ऑफ पेमेंट क्या होगा। एक तो कुछ जनरल पॉइंट्स हैं। जनरल पॉइंट्स ये हैं कि एक कंपनी शेयर रजिस्ट्रार को अपॉइंट कर सकती है अपने। शेयर रजिस्ट्रार बेसिकली एक कंपनी ने खासतौर पे लिस्टेड कंपनीज में अपॉइंट होना होता है, रिक्वायरमेंट होती है कि इंडिपेंडेंट शेयर रजिस्ट्रार होगा, जो कंपनी के बिहाफ पर कंपनी के शेयर्स का सारा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे होते हैं। या फिर कंपनी जो है वो एक पेइंग एजेंट को अपॉइंट करेगी। अब पेइंग एजेंट का मतलब है कि पेइंग एजेंट में बैंक भी हो सकता है, अप्रूव्ड पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकते हैं। अच्छा, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर जो हैं उनकी अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे ये जैज़ कैश है, इजी पैसा वगैरह, ये पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। और सेंट्रल डिपॉजिटरी भी हो सकता है। तो नॉर्मली जो आईटी सिस्टम के अंदर जो शेयर्स का सारा रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होता है, खासतौर पे लिस्टेड कंपनीज का, वो सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनीज के अंदर हो रहा होता है। तो उनके पास कंपनी का सारा रिकॉर्ड मेंटेन होता है, तो उनके लिए पेमेंट करना आसान होता है। तो वो डिविडेंड की जो कैश के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है उसको एक कंपनी डायरेक्टली खुद नहीं करती, वो अपने शेयर रजिस्ट्रार या पेइंग एजेंट के थ्रू करती है। और पेइंग एजेंट में बैंक अप्रूव पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर या सेंट्रल डिपॉजिटरी शामिल होते हैं। अलबत्ता अगर एक बैंकिंग कंपनी की हम बात करें तो जो बैंक्स हैं उन्हें खुद के लिए पेइंग एजेंट अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है, और वो खुद अपने सिस्टम के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अगर अब एक बैंक ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की पेमेंट करनी है तो उसके लिए उन्हें किसी और बैंक को अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद अपने बैंकिंग सिस्टम जो है उसके थ्रू उसका सारा सेटअप कर सकते हैं। फिर फर्दर रिक्वायरमेंट ये है कि लिस्टेड कंपनीज के लिए ये शर्त है, जो सेक्शन 242 में मेंशन है, कि जो डिविडेंड है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू पे किया जाएगा डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट डेजिग्नेटेड बाय द इंटाइटल शेयर होल्डर। क्योंकि लिस्टेड कंपनीज में ये रिक्वायरमेंट है कि जब एक कोई भी पर्सन शेयर होल्डर बनता है तो उसके बैंक अकाउंट की डिटेल उस वक्त उसको शेयर करनी होती है। वो उसका बैंक अकाउंट जो है वो कंपनी के पास रिकॉर्ड उसका आ जाता है, तो उसकी या सीडीसी के पास या शेयर रजिस्ट्रार के पास वो रिकॉर्ड होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट होगी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होगा, उसके अंदर मैनुअल सिस्टम को इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे। ये लॉ ने इसलिए रिक्वायरमेंट रखी ताकि जो पैसे का ट्रांसफर है वो क्विकली हो जाए, और उसके अंदर जो है ना अननेसेसरी जो मैनुअल प्रॉब्लम्स और दूसरे जो डिलेज हैं वो इनकॉर्पोरेट ना हो। लिस्टेड कंपनी के अलावा जो कंपनीज होती हैं उसके अंदर रेगुलेशन ये कहते हैं कि जो सबसे पहले तो ऐसी कंपनीज कैश डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन मैंडेट लेंगी, यानी अपने शेयर होल्डर से जब वो शेयर होल्डर बन रहा होगा तब वो उससे पूछेंगी कि इन तीन में से कौन सा मोड वो सेलेक्ट करना चाहते हैं।
एक तो ये हो सकता है कि उसके डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाए, जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक मोड ही है ये भी, या उसे डिविडेंड वारंट भेजा जाए। डिविडेंड वारंट जो है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो शेयर होल्डर को डिविडेंड का हक इंटाइटलमेंट देता है, और बिल्कुल क्रॉस चेक की तरह ये काम करता है। तीसरा ये है कि क्रॉस चेक उसको भेज दिया जाए। तो इन तीन में से कौन सा तरीका फॉलो किया जाए? अच्छा, प्राइवेट कंपनीज में तो शेयर होल्डर्स की तादाद 3-4 होती है, वहां पे डिविडेंड वारंट या क्रॉस चेक वगैरह जो है वो चल सकती है। बात बहुत ज़्यादा हो तो 50 होते हैं ना, लेकिन ज़्यादातर कंपनीज में देखेंगे तो 2-3-4 भी होते हैं। तो उसमें तो क्रॉस चेक डिविडेंड वारंट वगैरह सूटेबल हैं। जहां ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हों वहां पर फिर आपको, जैसे पब्लिक अनलिस्टेड में पॉसिबल है कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर कुछ ज़्यादा हो, तो वहां पर फिर डायरेक्ट ट्रांसफर वगैरह सूटेबल रहेगा। और शेयर होल्डर जो है वो अपना मैंडेट भी किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग द ईयर थ्रू अ रिटर्न रिक्वेस्ट कंटेनिंग ऑल रिक्विजिट डिटेल्स टू द कंपनी। अगर फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो है वो कह रहा है कि मुझे क्रॉस चेक नहीं, मुझे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर दें, तो फिर जारी बात है डिटेल्स के अंदर अपने बैंक अकाउंट की जो डिटेल है, टाइटल और अकाउंट नंबर वगैरह, वो भी कंपनी को बता रहे होंगे। टाइम लिमिट फॉर पेमेंट जो है कि हम देखते हैं कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें लॉ के अंदर डिविडेंड की पेमेंट को विदहोल्ड करना अलाउड है। अच्छा, जहां पर अलाउड है वो तो ठीक है, अदरवाइज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो कैश डिविडेंड पे करें विद इन अ पीरियड ऑफ 10 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ। अच्छा, अब अगर फाइनल डिविडेंड है तो डिक्लेरेशन के 10 डेज के अंदर पेमेंट होगी। अगर इंटरिम डिविडेंड है और बुक क्लोजर अनाउंस नहीं किया जाता तो भी डिक्लेरेशन के 10 डेज के अंदर होगी। और अगर इंटरिम डिविडेंड है और बुक क्लोजर अनाउंस कर दिया जाता है तो बुक क्लोजर के स्टार्ट जिस दिन होगा उससे 10 वर्किंग डेज के अंदर पेमेंट होगी। अब बुक क्लोजर प्रिसाइजली क्या होता है, इस पर हमने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, सेक्शन 125 है, उसकी वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आप बुक क्लोजर प्रिसाइजली क्या होता है, क्यों किया जाता है, ज्यादातर तो वो डिविडेंड की पेमेंट के लिए किया जाता है या नोटिस भेजने के लिए किया जाता है, तो वो वहां पर कॉन्सेप्ट पूरा डिस्कस होगा। की पॉइंट्स जो इस सिलसिले में बुक क्लोजर से रिलेटेड फर्दर ये रिक्वायरमेंट है कि पीरियड ऑफ बुक क्लोजर जो है वो 3 दिन से ज्यादा का नहीं होगा। 3 दिन से ज्यादा शेयर ट्रांसफर बुक जो है वो बंद नहीं की जाएंगी, उसके बाद दोबारा शेयर ट्रांसफर शुरू हो जाएगा। फिर लिस्टेड कंपनीज के लिए एडिशनल ये शर्त है कि बुक क्लोजर जो है वो बोर्ड के अप्रूवल के 15 दिन के अंदर शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि बाज़ इंटरिम डिविडेंड बोर्ड ने कहा, फिर वो कहते हैं कि जी 30-40 दिन ना लगा दें, 15 दिन के अंदर बुक क्लोजर शुरू होगा, कम से कम मैक्सिमम 3 दिन का बुक क्लोजर होगा, और जो है ना 10 डेज के अंदर पेमेंट होनी होगी। यहाँ पर ये क्लियर कर दें कि ये रिसेंट अमेंडमेंट है, कुछ जो पुरानी बुक्स हैं उसमें 10 वर्किंग डेज के बजाय 15 वर्किंग डेज का टाइम है, तो वो ओल्ड बुक हैं, और जो न्यू सेक्शन अभी अमेंडमेंट है उसके अंदर हमारे पास 10 वर्किंग डेज का टाइम है। जब हम बात करते हैं वर्किंग डेज की, तो हर वो डे जिस पर बैंक ओपन होते हैं बिजनेस के लिए, तो उसको वर्किंग डे कहते हैं। तो जैसे ईद की छुट्टियां आ जाती हैं या सैटरडे संडे को बैंक ऑफ होते हैं तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। यहां पर यह ध्यान में रखना है कि जो है ना आपने वो डेज कंसीडर करने हैं जो बैंकिंग डेज हैं जिसमें जो बैंक्स हैं वो ओपन हैं। सो ये हमारी रिक्वायरमेंट थी सेक्शन 242 की, और रेलिवेंट जो रेगुलेशन हैं डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड उनसे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।